मेरे प्यारे वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सरोज वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी का तीसरा भाग। देवनंदिनी से कुछ देर बातें करके श्रीधर अपने केबिन में चला गया, लेकिन देवनंदिनी कुछ परेशान सी हो गई थी श्रीधर की बातें सुनकर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी बहन को यह एहसास हो कि वो बिल्कुल अकेली है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो जल्दी ही इस समस्या का समाधान खोज निकालना चाहती थी। वो दिन भर अपने केबिन में चैन से न रह पाई। उसे लग रहा था कि सच में वो अपनी छोटी बहन का ख्याल नहीं रख पा रही है। अपने पिताजी को उनकी मृत्यु के समय उसने जो वचन दिया था कि वो हर दम राज का ख्याल रखेगी, वो उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। देवनंदिनी ने आज ऑफिस का कोई भी काम नहीं किया और ना ही अपने केबिन से बाहर निकली। आज उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे आज खुद से शिकायत थी कि मिल के काम में और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच वो अपनी छोटी बहन को समय नहीं दे पा रही थी। और इसी तरह सोचते सोचते दोपहर हो आई। दोपहर के खाने का समय हो आया था। तभी रामू ने देवनंदिनी को आवाज़ दी और देवनंदिनी का ध्यान टूटा। रामू ने देवनंदिनी से कहा, दीदी मैं रामू, आजा रामू, अंदर आजा। देवनंदिनी बोली, दीदी खाना परोस दूँ? रामू ने पूछा। रामू, आज खाना वापस ले जाओ, खाने का मन नहीं है। देवनंदिनी बोली, लेकिन क्यों दीदी? रामू ने पूछा। आज मन बहुत उदास है। देवनंदिनी बोली, मुझे पता है दीदी आप क्यों उदास है। छोटी दीदी अस्पताल में भर्ती है, शायद इसलिए आप परेशान हैं। रामू बोला, हाँ रामू, मैं कितनी अभागन हूँ जो अपनी छोटी बहन को समय नहीं दे पाती। मिल के कामकाज और सामाजिक जीवन में इतना उलझ चुकी हूँ कि अपनी प्यारी बहन को ही भूल गई। देवनंदिनी ने उदास होकर रामू से कहा, लेकिन दीदी अगर आप कारोबार नहीं संभालेगी तो फिर कौन है आपकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने वाला? आप अपने कर्तव्य से तो कभी भी पीछे नहीं हटी, बस आपको अन्य कामों के लिए समय ही नहीं मिलता। इसमें आप कहीं पर भी गलत नहीं है। रामू बोला, लेकिन दुनिया यह नहीं समझती ना, सब तो मुझे ही दोषी ठहराते हैं। देवनंदिनी बोली, ऐसा नहीं है दीदी, आप इन सब के लिए स्वयं को दोषी ना ठहराए। पहले आप शांत मन से खाना खाइए, फिर कुछ सोचते हैं इसके बारे में। रामू बोला, खाना वापस ले जा रामू, मैं आज खाना ना खा पाऊंगी। देवनंदिनी बोली, ना दीदी ऐसा मत कीजिए, घर की और कारोबार की सभी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आपके ही दम पे ही तो हम सब हैं। रामू बोला, लेकिन आज मैं खुद को कमज़ोर पा रही हूँ, जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुकी हूँ। देवनंदिनी बोली, आप कैसे थक सकती है दीदी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, पहले आप खाना खा लीजिए। रामू बोला, रहने देना, आज खाने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती मत कर। देवनंदिनी बोली, खाना तो आपको खाना पड़ेगा, चाहे तोड़ा ही सही। रामू बोला, ठीक है तो इतनी जिद कर रहा है तो लगा दे प्लेट, लेकिन तोड़ा ही खा पाऊंगी। देवनंदिनी बोली, ठीक है। रामू बोला और रामू ने नंदिनी के लिए खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद नंदिनी रामू से बोली, तेरे मन में इस समस्या का कोई हल हो तो बता। दीदी है तो, लेकिन रामू बोला, तो बोल, अचानक चुप क्यों हो गया? देवनंदिनी बोली, वो क्या है ना दीदी, आपको छोटी दीदी के साथ बड़ी बहन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पेश आना होगा। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ व्यतीत करें, उसको अकेला न रहने दें। वो आपसे छोटी है और आपका बड़प्पन बरकरार रहे, इसलिए वो दिल खोलकर आपसे कोई भी बात नहीं करती। इसलिए किसी ऐसे इंसान को जरिया बनाइए जो छोटी दीदी के मन की बात आप तक पहुंचा सके। आपकी समस्या का यही सबसे बड़ा समाधान होगा। रामू बोला, बिल्कुल सही कहा तूने रामू, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, इसलिए मैं आज तक राज के मन तक ना पहुंच पाई। बड़ी होने के नाते वो मुझे मान देती है शायद, इसलिए वो अपने मन की बातें मुझसे दिल खोलकर नहीं कह पाती।
यही आज तक मैं ना समझ पाई, लेकिन अब मैं ऐसे इंसान को कहाँ ढूंढूं जो राज के मन की बात मुझ तक पहुंचा सके। देवनंदिनी ने रामू से कहा, दीदी अब तो ये आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। रामू बोला, हाँ याद आया रामू, मैं जानती हूँ कि वो शख्स कौन है। देवनंदिनी चहकते हुए बोली, आखिर कौन है वो? रामू ने पूछा, वो है श्रीधर बाबू। मैंने अक्सर देखा है कि जब राज उनके साथ होती है तो वह बहुत खुश नज़र आती है। अब मैं श्रीधर बाबू से कह दूंगी कि वो अब ज़्यादातर समय राज के साथ अस्पताल में ही बिताया करे और राज के मन की बात मुझसे बताया करे। देवनंदिनी बोली, तब तो दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपकी समस्या का समाधान हो गया, अब आप निश्चिंत हो जाइए। रामू बोला, तूने बिल्कुल सही कहा रामू। देवनंदिनी बोली, अब आप चिंता मत कीजिए, जब तक छोटी दीदी सेहतमंद नहीं हो जाती तब तक आप श्रीधर बाबू से कहिए कि वो ज़्यादातर समय उनके संग अस्पताल में रहे। रामू ने नंदिनी से कहा, यही सही रहेगा। नंदिनी बोली, तो आज से ही आप इसकी शुरुआत कर दीजिए। आप श्रीधर बाबू से इस विषय पर बात कर लीजिए और अभी ही उन्हें अस्पताल जाने को कहिए। रामू बोला, ठीक है, तो तू अब घर जा, मैं श्रीधर बाबू से इस विषय पर बात करती हूँ। देवनंदिनी बोली। रामू ने खाने का डिब्बा पैक किया और घर चला गया। इधर नंदिनी श्रीधर के केबिन में पहुंची और संकोच करते हुए श्रीधर से बोली, श्रीधर बाबू अगर आप बुरा न माने तो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए, श्रीधर बोला, लेकिन कुछ संकोच सा होता है। नंदिनी बोली, जी जो भी बात है आप बिना संकोच के कह सकती है। श्रीधर बोल, मुझे डर है कि कहीं आप बुरा न मान जाए। नंदिनी बोली, जी देवी जी, भला मैं बुरा क्यों मानने लगा? श्रीधर बोला, क्योंकि काम कुछ ऐसा है। नंदिनी बोली, आप बात को कुछ ज़्यादा ही खींच रही है। जो कहना है कहिए, मेरे वश में होगा तो ज़रूर करूँगा। श्रीधर बोला, जी बात यह है कि राज के मन की बात में जान नहीं पाती। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ तो वो मेरा बड़प्पन बनाए रखने के लिए अपने मन की बात मुझसे नहीं कह पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक वो अस्पताल में है तब तक आप उसके साथ अस्पताल में रहें। नंदिनी बोली, जी मैं राज जी के पास अस्पताल में तो रह लूँगा, लेकिन यहाँ मील के काम का क्या होगा? श्रीधर ने नंदिनी से कहा, श्रीधर बाबू आप मील के काम की बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी और अगर आप मुनासिब समझे तो इस काम के लिए आपके वेतन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। देवनंदिनी बोली, कैसी बातें करती है आप देवी जी, क्या मैं इंसानियत नहीं रख समझता? हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए पैसे के मुकाबले भावनाओं की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इन्हीं भावनाओं के बल पर ही तो हृदय एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसलिए मेरी नज़र में पैसे से ज़्यादा भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। श्रीधर बोला, तो क्या मैं यह समझूं कि आप अस्पताल में राज के पास रहने के लिए राजी हैं? देवनंदिनी बोली, जी बिल्कुल, अगर मैं दोनों बहनों के मन को मिलाने का जरिया बन सकता हूँ तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। श्रीधर बोला, आपने यह कहकर मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं बता नहीं सकती कि आपकी रजामंदी से मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसके लिए मैं आपकी सदैव एहसानमंद रहूँगी। देवनंदिनी बोली, ये कैसी बातें करती हैं आप? और बिल्कुल, और फिर ये तो मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। आप दोनों बहनों का प्यार सदैव बना रहे। श्रीधर बोला, ठीक है, तो आप अभी इसी समय अस्पताल रवाना हो जाइए, मैं शाम तक अस्पताल पहुँचती हूँ। नंदिनी बोली, जी बहुत बढ़िया, तो मैं फिर अस्पताल की ओर निकलता हूँ। श्रीधर बोला, जी ठीक है। नंदिनी बोली, जैसे ही श्रीधर अस्पताल जाने को हुआ तो नंदिनी ने उसे टोकते हुए कहा, श्रीधर बाबू जरा सुनिए तो। जी कहिए, कोई बात है? श्रीधर ने पूछा। जी, नंदिनी बोली, कहिए श्रीधर बाबू, मैं ये चाहती थी कि राज के पास जब आप जाए तो कुछ चटपटा सा खाने के लिए ज़रूर ले जाए, इससे वह खुश हो जाएगी। नंदिनी बोली, वैसे क्या ले जाऊं?
आप ही कोई आइडिया देती है तो अच्छा रहता। श्रीधर बोला, ऐसा कीजिए, आप चटपटी सी भेलपुरी बनवा लीजिए, वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी डॉक्टर या नर्स ना देख पाए। नंदिनी बोली, कमाल है देवी जी, आप मुझे चोरी करने को कह रही है और साथ साथ ये भी समझा रही है कि पुलिस से भी सावधान रहूं। श्रीधर हंसते हुए बोला, माफ़ कीजिए अगर कुछ गलत कह दिया हो तो। नंदिनी झेपते हुए बोली, जी नहीं देवी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। श्रीधर बोला, तब तो ठीक है, मुझे तो लगा कि आप शायद मेरी बात का बुरा मान गए। नंदिनी बोली, जी ऐसा कुछ नहीं है, तो अब इजाज़त है जाने की। श्रीधर बोला, जी बिल्कुल, अब आप जा सकते हैं, अब ना टोकूंगी। नंदिनी बोली, जी मुझे भी यही यकीन है कि अब आप मुझे ना टोकेगी। श्रीधर और नंदिनी दोनों ही इस बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़े। नंदिनी को हंसते हुए देखकर श्रीधर बोला, आप अपना खड़ूसपन वाला रवैया छोड़कर अगर कभी कभी इसी तरह दिल खोलकर हंस लिया करे तो आपका मन भी हल्का महसूस किया करेगा। जी अब से कोशिश करूंगी। देवनंदिनी हंसते हुए बोली, जी अब तो नहीं रोकूंगा, नहीं तो फिर कोई बात निकल पड़ेगी। श्रीधर बोला, जी अब आप जाइए। नंदिनी बोली, जी हाँ, और इतना कहते ही श्रीधर मील के बाहर आ गया और अस्पताल जाने के लिए तांगे को रोका। इधर नंदिनी मन ही मन श्रीधर की बातों को सोच सोच कर मुस्कुराती रही। इधर श्रीधर अस्पताल पहुंचा और उसने अस्पताल के बाहर ही खड़े एक बुजुर्ग की रेडी से पहले भेलपुरी बनवाई, फिर उस बुजुर्ग को पैसे देकर भेलपुरी को अपने झोले में छुपाया और राज के कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो राज के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि राज शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास देवदास पढ़ रही है। राज को ऐसे पढ़ते हुए देखा और श्रीधर ने टोकते हुए कहा, अच्छा तो शहजादी साहिबा देवदास पढ़ रही है। अरे श्रीधर बाबू, आप कब आए? राज ने चौंकते हुए पूछा। जी तभी जब आप अपनी प्रेम कहानी में डूबी हुई थी। जी मैं मेरी नहीं, देवा और पारो की प्रेम कहानी में डूबी हुई थी। राज ने जवाब दिया। अच्छा जी, तो आपको भी प्रेम कहानियाँ पढ़ना पसंद है? श्रीधर बोला, तो क्या आपको भी प्रेम कहानियाँ पढ़ना पसंद है? राज ने चहकते हुए पूछा। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि प्रेम से ही तो संसार बंधा है और प्रेम ही एक दूसरे को एक दूसरे से बांध कर रखता है। श्रीधर बोला, सच में आपको भी ये लगता है? राज बोली, जी हाँ, प्रेम के बिना सब नीरस है। श्रीधर बोला, जी मेरा भी यही मानना है। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी मुझसे प्यार करे वो निस्वार्थ करे, मेरी दौलत और शोहरत से नहीं, केवल मुझसे प्यार करे। वो मेरी रूह से प्यार करे, दिल की गहराई से मुझे चाहे, बस मेरी तो यही तमन्ना है। राज ने भावुक होकर अपने मन की बात श्रीधर से बोल तो दी, लेकिन जब अपनी बातों का अर्थ समझा तो दूसरे ही पल अपनी पलकें झुका ली। जी ईश्वर करे कि आपकी इच्छा जल्द पूरी हो। श्रीधर बोला। श्रीधर की बात सुनकर राज झेंप गई और बात टालते हुए बोली, बहुत भूख लगी है, खास कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाता। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो आपके लिए भेलपुरी लाया था। श्रीधर बोला, तो जल्दी निकालिए ना, देर किस बात की? राज ने बेसब्र होके कहा। तो मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, फिर आप ये भेलपुरी मज़े से खाइए और पेपर भी वापस मेरे झोले में डाल दीजिएगा, नहीं तो खामका नर्स शक करेगी। श्रीधर बोला, जी आप बिल्कुल भी चिंता न करें। और इतना कहकर राज भेलपुरी इस तरह से खाने लगी जैसे उसने न जाने कब से खाना न खाया हो, और उसे खाता देखकर श्रीधर को अच्छा लग रहा था। वो लगातार उसके चेहरे की ओर देखी जा रहा था। राज की मासूमियत और भोलेपन ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। उसे खाते हुए देखकर वो उसे बस एकटक निहारे ही जा रहा था। कुछ देर में राज ने भेलपुरी खत्म कर दी और श्रीधर से बोली, शहजादे अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आपको अब पहरेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अहो भाग्य जो मैं आपके कुछ काम तो आ सका। श्रीधर बोला, मेहरबानी तो आपकी हम पर हुई है शहजादे साहब, जो आप हमारे लिए इतनी जायकेदार भेलपुरी बनवा कर लाए हैं।
राज बोली, तभी तो आपने हमारे लिए एक दाना भी नहीं छोड़ा। श्रीधर ने छेड़ने की इरादे से राज से कहा, माफ़ कीजिए श्रीधर बाबू, मुझे पता नहीं था कि वो भेलपुरी आपको भी खानी थी। राज ने श्रीधर से अफसोस जताते हुए कहा, नाना शहजादी साहिबा, आप अफसोस ना करें, मैं तो मजाक कर रहा था। श्रीधर बोला, तब तो बड़ा बेरहम मजाक था। हमारे खाने की कमजोरी को आप मजाक का नाम देकर अच्छा नहीं कर रहे। राज बोली, शहजादी साहिबा को जब हमसे इतनी शिकायत है तो फिर लीजिए, हम कल से अब अस्पताल नहीं आएंगे। श्रीधर बोला, ना श्रीधर बाबू, ऐसा बदला मत लीजिए, इतनी भी बेरहम मत बनिए। राज ने फिर बिना सोचे समझे बोल दिया और फिर से शर्माते हुए पलकें झुका ली, तो इसका मतलब है कि हमारा अस्पताल आना शहजादी साहिबा को पसंद है। श्रीधर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। राज शर्माते हुए बोली, तो इसका मतलब है कि हमारा आना पसंद नहीं। श्रीधर ने कहा, मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। राज बोली, तो आप कहना क्या चाहती है, जरा खुलकर बताए शहजादी साहिबा जी। श्रीधर ने चिढ़ते हुए कहा, आप तो खामखा हमें अपनी बातों में उलझा रहे हैं। राज शिकायत करते हुए बोली, तो फिर क्या समझूं, जरा आप भी बता दीजिए। श्रीधर बोला, हमें नहीं मालूम। राज बोली, तो फिर हम जाते हैं। श्रीधर बोला, जी आप तो छोटे बच्चे की तरह जिद करते हैं। राज बोली, जी जिद ही सही। श्रीधर बोला, जी आपके आने से अकेलापन महसूस नहीं होता और बस। राज बोली, ये हुई ना बात, आपकी दीदी ने कहा है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं रहता, तो मैं ही अस्पताल में आकर कुछ देर आपसे बातें करके आपका अकेलापन दूर करूं। और कोई बात नहीं है। श्रीधर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर दीदी ने मेरी मन की बात समझ ली है। राज बोली, वो क्यों नहीं आपके मन की बात समझेगी, वो आपकी बड़ी बहन है। श्रीधर बोला, जी शायद आप सही कहते हैं, लेकिन उनसे अपने मन की बात करते हुए डर लगता है। राज बोली, शायद दुनियादारी संभालते संभालते उनके अंदर एक गंभीरता आ गई है और आपको उनकी इसी गंभीरता से डर लगता है। श्रीधर बोला, शायद यही सही। राज बोली, लेकिन समय मिले तो कभी आप उनके बारे में भी तो सोचें कि कैसे काम की वजह से उनकी दुनिया सिमट कर रह गई है। जब कभी उन्हें भी कोई तनाव या तकलीफ होती होगी तो वो किस कंधे पर अपना सिर रखकर रोती होगी। श्रीधर बोला, सही कहते हैं आप, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। राज बोली, तो कभी समय मिले तो ज़रूर सोचिएगा। श्रीधर बोला, जी मुझे तो लगता है कि दीदी बहुत ही कठोर दिल की है। राज बोली, ये आपकी गलत फहमी है। सभी इंसान को किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, वो चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो। श्रीधर बोला, जी मैंने कभी ये जानने की जरूरत ही नहीं समझी। राज बोली, पता है आपको, वो भी कभी कभी अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करती है। श्रीधर बोला, जी अब मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो उनका बहुत ख्याल रखूंगी, उन्हें सभी चिंताओं से दूर कर दूंगी। राज बोली, ये हुई ना बात, मुझे आपसे यही आशा थी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप दोनों बहनें एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें। राज बोली, जी आपकी शिकायत जरूर दूर होगी। राज बोली, मैं यही चाहता था, तो फिर अब मैं चलता हूँ। देखिए ना, अब तो अंधेरा भी होने को आया है, दीदी घर पर इंतजार करती होगी। श्रीधर बोला, जी आप जा सकते हैं, अब ना रोकूंगी। राज बोली। श्रीधर के जाते ही राज उसकी बातों में खो गई। वो सोचने लगी कि कितना अच्छा इंसान है। आजकल के ज़माने में कौन किसी के बारे में इतना सोचता है, ये तो बिना स्वार्थ ही हम बहनों की इतनी फिक्र करता है। वाकई में दिल का बहुत ही अच्छा है। राज अपने बिस्तर पर बैठकर ये सोच ही रही थी कि देवनंदिनी राज के लिए रात का खाना लेकर अस्पताल आ पहुंची और राज को ऐसे गुमसुम देखकर बोली, क्या बात है हमारी बहना, किस सोच में डूबी है। अरे दीदी आप आ गई। राज बोली, पहले तू बता कि किस सोच में डूबी थी। नंदिनी ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, बस आपके बारे में सोच रही थी। राज बोली, अच्छा मेरे बारे में क्या सोच रहा था भला। नंदिनी ने पूछा। यही कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। राज बोली, अच्छा तू तो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया। नंदिनी बोली, ना दीदी, बस भेलपुरी खाई थी। राज अचानक बोल गई और फिर नंदिनी का चेहरा देखकर डर गई।
बोली, श्रीधर बाबू ले आए थे तो क्या करती मैं? डर मत, मैंने ही उनसे भेलपुरी ले जाने को कहा था। नंदनी बोली, सच दीदी, आप कितनी अच्छी हो, तो फिर कल उनसे समोसे लाने को कहिएगा। राज बोली, कुछ ज़्यादा हो रहा है। नंदिनी बोली, ठीक है तो भेलपुरी ही भिजवा दीजिएगा। राज बोली, तू अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगी, तूने तो कसम खा रखी है ना। नंदिनी बोली, दीदी आपको पता है अगर मैं शरारतें ना करूँ तो मर जाऊँ शायद। राज बोली, मरे तेरे दुश्मन, और खबरदार जो आज के बाद ऐसी मनहूस बातें की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नंदिनी बोली, गलती हो गई दीदी, माफ़ कर दो। राज हंसनी बोली, अच्छा अच्छा, चल चल ज़्यादा बाता मत बना। आज मैं तेरे लिए अपने हाथों से जीरा आलू बनाकर लाई हूँ। ज़्यादा तीखा और चटपटा नहीं है, लेकिन तू खाएगी, तुझे अच्छा लगेगा। देवनंदिनी बोली, अब आपने इतने प्यार से बनाया है तो मैं तो ज़रूर खाऊंगी। राज बोली, चल तो मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। और इतना कहकर नंदिनी हाथ धोने चली गई। उधर श्रीधर घर पहुंचा और सुलक्षणा ने उसे हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए कहा। सुलक्षणा ने श्रीधर के लिए खाना परोसा और वो खाने लगा, लेकिन आज उसका ध्यान खाने पर नहीं था। पता नहीं वो क्या सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसका ऐसे मुस्कुराना देखकर सुलक्षणा से ना रहा गया और वो श्रीधर से पूछी, बेटी क्यों रे, खाना कैसा बना है? आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है। हाँ दीदी, नमक थोड़ा कम है, जरा नमक तो लाना। वैसे सब्जी बहुत अच्छी बनी है। श्रीधर बोला, अब तो पता लग गया कि सच में तेरा ध्यान खाने पे नहीं है। सब्जी में नमक कम नहीं ज़्यादा है पगले। सुलक्षणा बोली, वो मैं कुछ सोच रहा था। श्रीधर बोला, जरा मैं भी तो सुनूं कि किसके बारे में सोच रहा है। सुलक्षणा ने पूछा। वो कुछ नहीं, अस्पताल गया था राज जी से मिलने, तो भेलपुरी लेकर गया। उन्हें खाता देखकर मुझे हंसी आ गई तो वही बात ध्यान में आ गई। श्रीधर बोला, अच्छा तो आजकल राज के बारे में बहुत सोच रहा है। सुलक्षणा बोली, ना जीजी, ऐसा कुछ ना है जैसा तुम सोच रही हो। श्रीधर बोला, मैं सही सोच रही हूँ। और इतना कहकर सुलक्षणा भी मंद मंद मुस्कुराने लगी। खाना खत्म करके सब अपने अपने बिस्तर पर जा लेटे। सुलक्षणा को भी विचारों ने आ घेरा था। अब सुलक्षणा को श्रीधर के चेहरे से साफ पता चलने लगा था कि शायद वो राज को पसंद करने लगा है। वो अच्छी तरह से अपने भाई के मन की बात समझ रही थी और मन ही मन में सोचकर खुश हो रही थी कि चलो अब श्रीधर की गृहस्थी भी बस जाएगी, उसकी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाएगी। लेकिन मन ही मन वो डर रही थी कि वो राज इतने बड़े घर की लड़की है, क्या वो श्रीधर से ब्याह करने को राजी होगी? सुलक्षणा इसी कश्मकश में थी, लेकिन जब उसके सामने राज का चेहरा आता तो उसकी मासूमियत देखकर वो सोचती कि नहीं, राज ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मेरे भाई का दिल कभी नहीं तोड़ेगी और ना ही कभी उसका साथ छोड़ेगी। लेकिन अब मुझे ये पता करना होगा कि राज के दिल में क्या है। वो भी श्रीधर को इतना ही पसंद करती है जितना कि श्रीधर उसे पसंद करता है। श्रीधर और राज के रजामंद होने के बावजूद अगर राज की बड़ी बहन को इस शादी से कोई ऐतराज़ हुआ तो इतने सारे सवालों और जवाबों के बीच सुलक्षणा उलझकर रह गई। उसे सबसे ज़्यादा अपने भाई की खुशी प्यारी थी। उसने और उसके भाई ने बहुत दुख झेले थे और वो अब नहीं चाहती थी कि उसके भाई की खुशियों को कोई भी ग्रहण लगे। उसे लग रहा था कि इतने दिनों बाद तो उसके भाई को तकलीफ़ों से निजात मिली है, अब उसका संसार हमेशा खुशियों से भरा रहे। श्रीधर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है उसका कारण कभी भी उससे दूर नहीं होगा। और फिर मेरे भाई का हृदय इतना विशाल है, वो हमारी सबकी भलाई के बारे में सोचता है, तो भगवान भला क्यों उसके साथ कुछ भी गलत होने देगा। इसी भंवर में उलझी सुलक्षणा को कब नींद ने घेर लिया उसे पता ही नहीं चला। इधर श्रीधर भी बिस्तर पर लेटे लेटे राज के बारे में ही सोच रहा था। कितनी भोली और अल्हड़ है राज, कितना बचपना, कितनी मासूमियत है उसके भीतर, और दिल तो शीशे सा पारदर्शी। इतनी खूबसूरत ने नक्श दिए हैं ईश्वर ने, लेकिन श्रृंगार का नामो निशान नहीं। वैसे उसे श्रृंगार की जरूरत ही नहीं, उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है। श्रीधर को राज की यादों की हवा से झपकी आने लगी और आंखें मूंद कर वो राज की यादों में समा गई। इधर दोनों बहनें भी रात का भोजन करके लेट गई। राज के मन को भी कई बार ख्यालों ने आ घेरा था। श्रीधर के सेवा भाव और आत्मीयता ने उसके हृदय में एक उच्च स्थान बना लिया था
और वो कभी नहीं चाहती थी कि अब श्रीधर उस स्थान को त्यागे। श्रीधर के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था जिससे राज ना चाहते हुए भी उसकी ओर झुकी जा रही थी। श्रीधर के आगे वो अपने भावों को काबू में न रख पा रही थी। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि श्रीधर ही वो व्यक्ति है जो सदैव उसे खुश रख सकता है, लेकिन अपनी बात किस तरह उससे कहे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। यही सोचते सोचते राज भी सपनों की दुनिया में खो गई। इधर नंदिनी के मन में कुछ हलचल सी मची हुई थी। उसे लग रहा था कि कितने सालों बाद वो अब खुलकर हंस रही और जी रही है। श्रीधर के आने से उसके पतझड़ से जीवन में कुछ तो बहार आई। वर्षों से प्यासी धरती पर कुछ तो प्रेम की बारिश हुई, क्योंकि उसने तो अपने जीवन को मील और व्यापार के दायरे में ही समेट कर रख लिया था। अब उसे श्रीधर के माध्यम से प्रेम का अर्थ समझ में आने लगा था। उसे खुद से हिचहा नहीं हो रही थी। अब जिंदगी जीने में उसे आनंद आने लगा था। जिस आनंद की उसे तलाश थी, शायद वो अब उसे श्रीधर के रूप में मिल गया था। श्रीधर के ख्यालों में खोई हुई देवनंदिनी को कब नींद ने आकर उसे सुला दिया उसे पता ही नहीं चला। सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, जिंदगी में खुशियाँ तलाश करने का प्रयास कर रहे थे। अब ये देखना था कि किसका प्रयास सबसे ज़्यादा सफल होता है। लेकिन जिंदगी कभी हमारे अनुसार कहाँ चलती है, वो तो अपनी मनमानी करके ही मानेगी, और उसकी मनमानी के आगे जो अपना संतुलन नहीं खोता, शायद वो ही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। और यही जिंदगी का फलसफा है। ऐसे ही कहीं दिन बीत गए। श्रीधर का ज़्यादातर समय अस्पताल में राज की ही साथ गुजरता और सुलक्षणा रोजाना ही कुछ अच्छा अच्छा अपने हाथों से बनाकर खाने को राज के लिए भेजती रहती। अब राज की हालत में सुधार हो चुका था और डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखकर कहा कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ है, उसे आप लोग घर ले जा सकते हैं। यह सुनकर राज खुशी भी थी और दुखी भी। राज का उदास चेहरा देखकर श्रीधर ने राज से पूछा, शहजादी साहिबा, अब तो आपको इस बोरिंग से अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है, फिर इस उदासी का क्या कारण हो सकता है? भला मैं इसका कारण जान सकता हूँ? कुछ नहीं शहजादे, राज बोली, क्या मुझे आप इस काबिल ही नहीं समझती कि अपने मन की बात मुझे बता सके? श्रीधर ने नंदिनी से कहा, जी नहीं शहजादे, ऐसी कोई बात नहीं है। राज बोली, तो फिर आपकी परेशानी की वजह मुझे ना बताएगी क्या? मैं इतना बेगाना हूँ? श्रीधर बोला, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं, ये मैं आपसे बयां नहीं कर सकती। राज बोली, बेगाना भी नहीं हूँ और बेगानों जैसा बर्ताव भी कर रही है। श्रीधर बोला, ऐसा कुछ नहीं है शहजादे, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। राज बोली, तो फिर आपको अपनी उदासी का कारण मुझे बताना ही होगा। श्रीधर बोला, मैं सोच रही थी कि मैं अब घर पहुंच जाऊंगी तो अब मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। राज दुखी होकर बोली, बस इतनी सी बात? ये शहजादा कभी भी अपनी शहजादी से दूर नहीं होगा। श्रीधर बोला, क्या कहा आपने? राज ने चौंक कर पूछा, मेरे कहने का मतलब कि मैं आपसे मिलने आया करूँगा। श्रीधर ने झेपते हुए कहा, अच्छा तो वादा रहा कि आप मुझसे मिलने आया करेंगे। राज बोली, जी शहजादी साहिबा, आप जैसा हुक्म करेगी वैसा ही होगा। श्रीधर बोला, हुक्म नहीं दे रही शहजादे, मिन्नत कर रही हूँ। राज बोली, ठीक है, तो आप जरा यहाँ ठहरे और आपका सामान बांध ले, मैं जरा देवनंदिनी जी को खुशखबरी टेलीफोन पर सुनाकर आता हूँ। श्रीधर बोला, जी ठीक है, मैं भी चलने को तैयारी करती हूँ। राज बोली, खबर पाते ही देवनंदिनी अपनी मोटर में ड्राइव के साथ आ चुकी थी और अस्पताल का बिल अदा करके राज से बोली, चलो मोटर में बैठो और ड्राइवर से बोलो कि यहाँ आकर सारा सामान ले जाए। जी दीदी, और इतना कहकर राज मोटर में जा बैठी। लेकिन आते समय वो श्रीधर से और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, जो कि नंदिनी के रहते वो ना कर सकी। इधर नंदिनी ने श्रीधर का शुक्रिया अदा किया और बोली, घर भी आते रहिएगा, हम सबको अच्छा लगेगा। जी, लेकिन मील में तो मुलाकात हो जाया करेगी। श्रीधर बोलो, तो क्या हुआ, आपको घर आने में कोई ऐतराज़ है? नंदिनी ने पूछा, ना देवी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीधर बोला, तो चलिए फिर
मोटर में बैठिए, अभी घर चलिए। नंदिनी बोली, जी अभी माफ़ कीजिएगा, फिर कभी आता हूँ। आज आप दोनों बहनें अपना समय एक दूसरे के संग बिताएं। श्रीधर बोला, ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। मोटर में राज इंतजार करती होगी। नंदिनी बोली, जी बहुत अच्छा। श्रीधर बोला। नंदिनी अस्पताल से बाहर आई, मोटर में बैठी और दोनों बहनें घर को रवाना हो गई। घर के सामने मोटर रुकी और नंदिनी ने राज से कहा, चलो भीतर चलो। राज ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखे, घर की सजावट देखकर आत्मविभोर हो उठी और बोली, दीदी इतना सब आपने मेरे लिए किया। हाँ प्यारी बहना, आज खाने में सब कुछ तेरी ही पसंद का बनवाया है। नंदिनी बोली, तो दीदी आज आप मुझे वो लोरी भी गाकर सुनाओगी जो आप मुझे तब सुनाती थी जब मुझे माँ और बापूजी की याद आया करती थी। राज बोली, हाँ क्यों नहीं, आज तुम्हारी हर फरमाइश पूरी होगी। नंदिनी बोली। और उस रात दोनों बहनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। दोनों ने उस रात को वो जिंदगी जी जो आज से पहले कभी नहीं जी थी। दूसरे दिन सुबह के समय नंदिनी ने आज बहुत ही खुशी मन से सभी नौकरों को राज को अपने सामने बुलाया और बोली, आज मैं ये ऐलान करती हूँ कि तभी बीच में राज बोल पड़ी, क्या ऐलान करने वाली हैं आप कि आप मुझे वो काम पूरा कर लेना चाहिए जो कब से अधूरा पड़ा है। नंदिनी बोली। तभी रामू बोला, दीदी मैं बताऊं। हाँ बोल, जो कहना चाहता है। आज सबको आज़ादी जी जाएगी। नंदिनी बोली, यही कि कहीं आप ब्याह तो नहीं करने वाली है। रामू बोला, मैं सोच रही हूँ कि अब अपना मनपसंद काम कर ही लूँ। नंदिनी बोली, सच दीदी आप शादी करने वाली है। रामू बोला, नारे अपनी सालगिरह मनाने की सोच रही थी जो कि वर्षों परसों है। सोच रही थी कि कुछ धूम धड़ाके हो जाए। नंदिनी बोली, ये क्या, आपने तो हम सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। हम सोच रहे थे कि आप ब्याह रचाने वाली है। रदिया बोली, तुम लोग सब तैयार हो ना सब इसके लिए। नंदिनी ने सबसे पूछा, हाँ दीदी क्यों नहीं। राज बोली, तो फिर सालगिरह की तैयारी करना तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। नंदिनी बोली, दीदी मैं ही क्यों। राज ने पूछा, वो इसलिए कि तू अब जिम्मेदार बने। नंदिनी बोली, तो ठीक है, तो आज ही मैं किशोर को बुलाकर सारी तैयारियों में जुट जाती हूँ। बहुत काम है, बहुत कुछ करना है। राज बोली, मैं चाहती हूँ कि पार्टी के लिए तू एक बहुत ही शानदार गीत तैयार करे। लोगों को भी तो पता चले कि मेरी बहना कितना सुरीला गाती है। नंदिनी बोली, आप कुछ भी ना सोचिए दीदी, अब मैं सब कर लूँगी, बस आप मेहमानों की लिस्ट दे दीजिए। राज बोली, हाँ हाँ जरूर। नंदिनी बोली। राज का चेहरा चहकता देखकर और उसकी मुस्कान देखकर आज नंदिनी को एक बड़ा अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने सोचा कि श्रीधर बाबू की बदौलत वो खुश रहना सीख पाई है। उसके आने से उसकी ज़िंदगी में कितने रंग भर गए और एक सबसे गहरा रंग भी तो भर आया है। वो रंग है प्यार का रंग। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कहानी के इस भाग का यहीं पे करते हैं अंत। कहानी में आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए।